नेक्स्ट वो स्टैक पॉइंटर के बारे में बात करता है कि स्टैक पॉइंटर आपके पास ऐसा मेमोरी पॉइंटर है जिसको आप इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। ये जब आपने सिस्टम स्टैक एसएस रजिस्टर जब पढ़ना है ना, इसमें वहाँ पे इसकी और ज़्यादा जो है वो वजाहत जो आपके पास बयान हो जाएगी कि स्टैक पॉइंटर आपके पास बेसिक तौर पे इस्तेमाल किस मकसद के लिए होता है। स्टैक पॉइंटर जो है ये भी आपके पास प्रोवाइड द ऑफसेट वैल्यू विद इन द प्रोग्राम स्टैक, यानी कि जो आपके स्टैक का प्रोग्राम वाला हिस्सा होता है ना, उसके अंदर ऑफसेट वैल्यू जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। और स्टैक पॉइंटर जो है एसएस रजिस्टर के साथ मिल के आपके पास जो आपका करंटली डाटा होता है या जो आपके पास प्रोग्राम स्टैक के अंदर एड्रेस पड़ा होता है ना, उसको रेफर करता है। मतलब प्रोग्राम स्टैक के अंदर आपके पास जो करंटली डाटा होता है या करंटली किसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है ना, उस चीज को पॉइंट आउट करता है आपके पास स्टैक पॉइंटर जो है। और ये मिल जाता है आपके पास एसएस रजिस्टर के साथ मिलता है, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर के साथ मिलता है, और उसके साथ फिर ये अपनी वैल्यू को पॉइंट आउट करता है। और तीसरे नंबर पे आता है आपके पास बेस पॉइंटर, जिसको आप बीपी का नाम देती हैं। इट इज आल्सो मेमोरी पॉइंटर कंटेनिंग द एड्रेस इन अ स्पेशल एरिया ऑफ मेमोरी कॉल्ड द स्टैक। मतलब जो आपके पास स्टैक की आपके पास ना हर एक जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर एक स्टैक रजिस्टर जो है वो सेपरेटली मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर लाइफ जो आपने पढ़ा भी होगा डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, जो आपके पास लाइफो मेथड को फॉलो करता है बेसिकली तौर पे। अगर आपने अपने सब रूटीन के अंदर कोई वेरिएबल वगैरह अगर आपने इस्तेमाल किए हैं या कोई पैरामीटर वगैरह पास किए होते हैं ना, तो उन पैरामीटर्स को रेफर करने के लिए सब रूटीन को आप एज अ फंक्शन समझ लें कि अगर आपने वहां पर कोई पैरामीटर पास किए हुए या कोई वेरिएबल पास किए हुए हैं ना, तो उनको रेफर करने के लिए आप जो है वो बेस पॉइंटर रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। एसएस रजिस्टर के अंदर जो आपका एड्रेस पड़ा होगा उसको बेस पॉइंटर के साथ आप कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके उसके बाद जो है वो फिर आपके पैरामीटर की जो लोकेशन जो आपने वेरिएबल वगैरह इस्तेमाल किए होते हैं उसको पॉइंट आउट किए जाते हैं। इसके अलावा आपका बेस पॉइंटर जो होता है वो डी आई और एस आई जो होता है इसके साथ भी कंबाइन होके आपको स्पेशल एड्रेसिंग वगैरह जो है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद आपके पास आता है इंडेक्स रजिस्टर, जिसको आप नाम देते हैं एस आई का और डी आई का। 32 बिट के लिए आपके पास ये नाम बन जाते हैं ई एस आई और ई डी आई। जब भी ई का वर्ड लफ्ज आपको साथ नजर आएगा ना, एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड तो नहीं इसको कह सकते, ये आपके पास फिर जो है वो 32 बिट का जो रजिस्टर होता है ना, 32 बिट का जो रजिस्टर है उसके लिए फिर आपके पास जो है वो ई एस आई और ई डी आई का जो कीवर्ड लफ्ज जो है ना वो साथ इस्तेमाल किया जाता है इसके साथ। तो सोर्स इंडेक्स है, सोर्स इंडेक्स है और डेस्टिनेशन इंडेक्स है। तो सोर्स इंडेक्स जो है वो आपके पास स्ट्रिंग ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल होता है, और डेस्टिनेशन जो है ये भी आपके पास स्ट्रिंग ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। दोनों मतलब ये है कि सोर्स इंडेक्स जो है वो एज अ सोर्स इस्तेमाल हो रहा होगा, और डी है आई जो है ये आपके पास एज अ डेस्टिनेशन इंडेक्स जो है वो आपके पास इंडेक्स रजिस्टर के अंदर इस्तेमाल हो रहा होगा। अच्छा, ये इंडेक्स रजिस्टर के बारे में बात करता है। बेसिक तौर पे इंडेक्स रजिस्टर के बारे में कह रहा है कि ये जो रजिस्टर्स होते हैं ना इंटेल आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास इस्तेमाल हो रही होती हैं, और इनका मेन मकसद जो है इन्होंने आपके पास डाटा का एड्रेस इस्तेमाल डाटा का एड्रेस वगैरह जो है ना वो होल्ड करना होता है, जो कि ज़्यादातर आपके पास मेमोरी एक्सेस के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब वो ये बात करता है कि मेमोरी के फ्लेक्सिबल होने की वजह से ना, बीइंग एन ओपन एंड फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर इंटेल अलाउ मैनी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन दीज रजिस्टर्स एज वेल एज जनरल रजिस्टर। जिस तरह से वो जो आपने इकामुलेटर रजिस्टर और बेस रजिस्टर वगैरह पढ़े थे जो जनरल पर्पज रजिस्टर थे हमारे पास, उनके साथ साथ जो ये इंडेक्स रजिस्टर जो है ना, इसके ऊपर भी आपका आर्किटेक्चर जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इनके ऊपर भी जो है वो लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह जो है वो परफॉर्म आउट कर सकते हैं।
अब इनको सोर्स और डेस्टिनेशन का नाम इसलिए दिया गया है कि ना ये जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इनमें से जो SI जो है वो एज अ सोर्स रजिस्टर जो है वो इस्तेमाल होगा, और DI जो है वो एज अ डेस्टिनेशन इस्तेमाल हो जाता है जब भी आप अपनी स्ट्रिंग की इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो परफॉर्म आउट करते हैं। और SI और DI जो है ना ये 16 बिट रजिस्टर होंगे, और आप इनको एज अ 8 बिट रजिस्टर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब इनका यूज जो है वो आपके पास 8 बिट के एतबार से नहीं हो सकता। 8 बिट जो है आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस तरह से आप एकामुलेटर, बेस, काउंटर और DS रजिस्टर को इस्तेमाल करते रहें। सर इसके बाद है फ्लैग रजिस्टर। तो ये डिफरेंट किस्म के फ्लैग रजिस्टर के बारे में आपके पास बता रहा है। कैरी फ्लैग आएगा, पैरिटी फ्लैग है, ऑक्सिलरी फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, साइन बिट है, ट्रैप फ्लैग आया था, इसमें इंटरप्ट है, डायरेक्शन फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लैग है। तो ये 16 बिट के अंदर इसने जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया हुआ ना अपने रजिस्टर को, फ्लैग रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, ये इसी तरीके से रहेगी। हम इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते कि दूसरी बिट इसने खाली क्यों छोड़ी हुई है, फिर चौथी बिट खाली क्यों छोड़ी हुई है, फिर छठी बिट क्यों खाली छोड़ी, और इसके बाद आगे जाके इसने कंटिन्यूसली लिखा हुआ है, और फिर अगली बिट्स जो है इसने खाली क्यों छोड़ी हुई है। तो हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली उसने की हुई है। इसमें सबसे पहला जो रजिस्टर है ना आपके पास, वो है आपका ओवरफ्लो फ्लैग है। अगर आप अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं और उसके अंदर आपके पास साइंड रिजल्ट आएगा, मतलब साइंड ऑपरेशन आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। अर्थमेटिक वैल्यू जो होती है ना उसके साथ अगर माइनस का साइन लगा हो तो वो आपके पास साइंड अर्थमेटिक ऑपरेशन बन जाता है। तो उसके रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए या उसका ओवरफ्लो या अंडरफ्लो डिक्लेयर करने के लिए जो आपके पास रजिस्टर इस्तेमाल होता है ना, उसको आप ओवरफ्लो रजिस्टर का नाम देंगे। इसके बाद है डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग वो ये बात करता है कि जब आप स्ट्रिंग डाटा को लेफ्ट या राइट की तरफ से मूव आउट करेंगे ना, या आप उसको कंपेयर करते हैं अपने स्ट्रिंग डाटा को, तो उसकी वैल्यूज को, उसकी डायरेक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए या उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जो आपके पास फ्लैग इस्तेमाल होगा, उसको आप डायरेक्शन फ्लैग का नाम देंगे। इट डिटरमाइन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन ऑफ मूविंग और कंपेयरिंग स्ट्रिंग डाटा। मतलब यह है कि स्ट्रिंग डाटा की राइट या लेफ्ट की डायरेक्शन जिसने डिटरमाइन करनी होगी वो डायरेक्शन फ्लैग होगा आपके पास। जब इस फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब यह है कि आपकी स्ट्रिंग वैल्यू जब वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, और जब इस फ्लैग की वैल्यू, डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है आपके पास स्ट्रिंग का जो ऑपरेशन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरप्ट फ्लैग। इसने बेसिकली तौर पे जो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स आती है ना, उसको डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड से आप कोई वर्ड जो है वो प्रेस कर देते हैं, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जब चल रही होती है तो वो एक किस्म की आपके पास इंटरप्ट आ जाती है। तो ये बेसिकली तौर पे फ्लैग इस्तेमाल किया जाता है कि एक्सटर्नल इंटरप्ट को आपने अनेबल करना है या नहीं करना। अगर आपने इंटरप्ट को डिसेबल किया होगा तो इस फ्लैग की वैल्यू 0 होगी, और अगर आपने एक्सटर्नल इंटरप्ट को अनेबल किया होगा तो इस वाले फ्लैग की वैल्यू जो है वो आपने 1 रखनी होगी। इसके बाद आपके पास आता है ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग का काम क्या होता है कि ये प्रोसेसर को ना सिंगल मोड के अंदर, सिंगल स्टेप के अंदर रन करने की इजाजत देता है। मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो एग्जीक्यूशन है ना वो सिंगल स्टेप परफॉर्म होनी चाहिए, फिर आप ट्रैप फ्लैग का जो रजिस्टर होगा उसका काम करेंगे। मतलब बात ये होता है ना कि जब आप अपनी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म आउट करते हैं तो आप 2-2 स्टेप या 3-3 स्टेप हायर मूव कर जाते हैं आगे। अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि जब आपकी डिबगिंग हो रही हो तो आपका डिबगर जो है वो 1 स्टेप आगे मूव करे, तो आप ट्रैप
फ्लैग को इस्तेमाल करते हैं और इसकी वैल्यू को सेट कर देते हैं। इसके बाद आपके पास आता है साइन फ्लैग। अब साइन फ्लैग क्या काम करेगा, ये आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशन का जो रिजल्ट आता है ना उसके साइन को शो करता है कि जो आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशन का जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव में आया है या नेगेटिव में आया है। जो आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर जो डाटा फॉलो करेंगे ना, ये रजिस्टर उस डाटा के मुताबिक आपका साइन जो है वो शो कर देगा। ये इसने 0 में शो करना होता है या 1 के अंदर शो करना होता है। अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो ये इसको 1 कर देगा, और अगर आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो ये इसको 0 कर देगा। फिर वो बात करता है जीरो फ्लैग की। जीरो फ्लैग से मुराद ये होगा कि ये इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा आपके अर्थमेटिक या कंपैरिजन ऑपरेशन के रिजल्ट को, कि आपका रिजल्ट नॉन जीरो आया है या जीरो रिजल्ट आया है। तो इस सूरत के अंदर इसने जीरो फ्लैग वाला जो रजिस्टर होगा इसको क्लियर करना होगा या अनक्लियर करना होगा। नॉन जीरो रिजल्ट जो होगा उसको जीरो फ्लैग के लिए 0 कर देंगे, और यानी कि अगर आपके पास जीरो रिजल्ट नहीं आया तो आप 0 रहने देंगे, और अगर आपके पास जीरो रिजल्ट आ जाएगा तो उसको आप 1 सेट कर देंगे। इसके बाद आता है आपके पास एक्सिलरी कैरी फ्लैग रजिस्टर। एक्सिलरी कैरी फ्लैग रजिस्टर जो है ना, ये ज्यादातर आपके पास जो बीसीडी कोडिंग फॉर्म थी ना, उस बीसीडी कोडिंग फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। अब करता ये क्या है, ये भी अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए ही परफॉर्म किया जाता है, और इसने करना क्या होता है, आपके पास आपके रिजल्ट को ना 3 से 4 बिट की तरफ जो है इसने मूव आउट करना होता है। ऑक्सिलरी फ्लैग जो है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है, इसने आपका जो रिजल्ट होता है ना इसको 3 से 4 फ्लैग की तरफ जो है वो मूव आउट करना होता है, यानी कि 3 बिट से चौथी बिट की तरफ जो है इसने मूव आउट करना होता है।